कैसे एक लड़का पॉवर्टी में पैदा होकर वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन बन सकता है। एंड्रयू कार्नेगी अमेरिकन ड्रीम के पर्सोनिफिकेशन है, सबसे बॉटम से होते हुए एब्सोल्यूट टॉप तक का एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइज। हाउएवर, मैं आपको पहले ही बता दूं कि एंड्रयू कार्नेगी के दो डिफरेंट साइड्स हैं। एक तरफ वो हिपोक्रेट थे जिन्होंने वर्कर्स राइट्स के बारे में पब्लिकली आवाज उठाई थी, बट प्राइवेटली अपने वर्कर्स को कम वेजेस देते थे, उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ाते थे और उनसे स्लेव लेबर की तरह बिहेव करते थे और अपना फॉर्च्यून बिल्ड करते थे। उन्होंने यूनियंस को डिस्ट्रॉय किया और उनके एक्शंस के रिजल्ट्स में कई काउंटलेस अननेसेसरी ब्रूटल डेथ्स भी हुए हैं। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ एंड्रयू कार्नेगी सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट थे। वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बनने के बाद उन्होंने अपनी बची हुई सारी लाइफ पैसे दान देने में निकाल दी। उन्होंने यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और नियरली 3000 फ्री पब्लिक लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड को फंड किया, जिससे वो अपने पोजीशन को इंप्रूव कर सके। वो इनक्रेडिबल इनोवेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल थे, जिससे अमेरिका को बिल्ड करने में हेल्प मिली और बिजनेस के तरीके को चेंज किया। कार्नेगी की स्टोरी इंस्पायरिंग और शॉकिंग दोनों है। कार्नेगी की स्टोरी में और भी कई लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि कार्नेगी और रॉकेफेलर राइवल्स थे, और तो और कार्नेगी जेपी मॉर्गन के साथ बिजनेस डील्स की हिस्ट्री में बिगेस्ट डील किए थे। वेल्थ और ड्रामा के पहले हमें जाना होगा 1835 में, जहां एक बच्चे का जन्म होगा एब्जेक्ट पॉवर्टी में। एंड्रयू कार्नेगी का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था, which is the reason मैं कार्नेगी कह रहा हूं इंस्टेड ऑफ कार्नेगी, बिकॉज स्कॉट्स भी इसी तरह प्रोनाउंस करते थे। बट एंड्रयू की लाइफ की शुरुआत काफी डिप्रेसिंग थी। उनका पहला घर एक कॉटेज में था जिसमें सिर्फ एक मेन रूम था, जिसे कार्नेगीज और एक और फैमिली साथ शेयर करके रहते थे। एंड्रयू के फादर एक लूम वीवर थे जो हाथों से कपड़े बनाते थे। एंड्रयू सोचे थे कि वो भी बड़े होकर सेम चीज करेंगे, बट फिर आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और स्टीम पावर लूम्स, जिसने हैंड वीवर्स लाइक एंड्रयू के फादर की जॉब छीन ली। सडनली फैमिली की थोड़ी सी इनकम भी बंद हो गई। फैमिली को सपोर्ट करने के लिए एंड्रयू की मां आगे आई और वो नियर बाय एरियाज में दिन भर शूज रिपेयर करने लगी, जिससे थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। मीनवाइल एंड्रयू अपने पिता को काम के लिए भीख मांगते देख रहे थे, एक हॉन्टिंग इमेज जो उनके दिल में हमेशा के लिए रहने वाली थी। बट ये जल्द ही क्लियर होने वाला था कि स्कॉटलैंड में फैमिली में कोई रियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं बचे। एंड एंड्रयू की मां ने अमेरिका में रह रही अपने सिस्टर से सुना था कि यूएस में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। सो इन 1848 फैमिली ने अपना सब कुछ बेचकर उस पैसे को अमेरिका में बेटर लाइफ के लिए वन वे ट्रिप में लगा दिया। उनकी फैमिली पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया पहुंची, जिसे मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता था। बट एंड्रयू के पेरेंट्स को कंसिस्टेंट वर्क ढूंढने में काफी स्ट्रगल हुआ। सो एंड्रयू ने 5 साल के एजुकेशन के बाद ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि उनके फैमिली को पैसों की बहुत जरूरत है और एंड्रयू को काम करना पड़ेगा। एंड्रयू जब 12 साल के थे तो उनके पिता को पता चला कि एंड्रयू कॉटन मिल में काम कर रहे हैं, जहां उन्हें $1.2 पर वीक मिल रहा है। एंड्रयू ने बताया कि उन्हें किसी भी अमाउंट के पैसे से इतनी खुशी नहीं हुई जितना फर्स्ट पे चेक से हुआ। उन्हें फैमिली को हेल्प करके बहुत खुशी मिल रही थी। इससे भी बड़ी बात, एंड्रयू को जल्द ही इंजीनियर्स असिस्टेंट के तौर पे प्रमोट किया गया और वो टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के बॉयलर्स में फ्यूल डालते थे। सैलरी ठीक ठाक थी, बट ये जॉब हालत खराब कर देती थी। एंड्रयू नींद से जागते ही खुद को पसीने से भीगा हुआ पाते और उन्हें डर लगता था कि किसी दिन फैक्ट्री में आग लगेगी। सो 14 साल की उम्र में एंड्रयू ने दूसरी जॉब ढूंढ ली। यहाँ वो लोकल टेलीग्राफ ऑफिस में मैसेंजर बॉय का काम करने लगे। यहाँ वो साइकिल से पिट्सबर्ग एरिया में घूमते थे टेलीग्राफ बांटने के लिए। यहाँ से ज्यादा पैसा ही नहीं जो था $2.5 पर वीक, बल्कि इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिलने का भी चांस मिलता था बिजनेस एरियाज जाकर। एंड्रयू को पता चलने लगा कि वहां इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल लोग कौन थे। वो उनके नाम और चेहरे याद रखने की कोशिश करते थे, ताकि जब वो स्ट्रीट में मिले तो वो उनको हेलो बोल सके, और ये काम आया। एंड्रयू ने जल्द ही थॉमस स्कॉट नाम के आदमी का अटेंशन ग्रैब किया, जो पेनिसिल्वेनिया में रेल रोड कंपनी के रीजनल मैनेजर थे, जो एक ह्यूज बिजनेस और कंट्री का लार्जेस्ट रेल रोड था। टॉम को एंड्रयू पसंद थे और उन्होंने एंड्रयू को पर्सनल टेलीग्राफर एंड प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पे हायर किया। एंड्रयू को सैलरी $35 पर मंथ हो गई। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी थी ये देखने के लिए कि एक मेजर कॉर्पोरेशन कैसे चलता है। एंड्रयू इमीडिएटली अपना पोटेंशियल शो करने लगे और इसलिए टॉम स्कॉट ने उनका मेंटर बनने का डिसाइड किया। ऐसा माना जाता है कि टॉम ने एंड्रयू में कुछ देखा था। उन दोनों ने ही काफी गरीब हालत से शुरू किया था, बट उनमें ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एम्बिशन ऑफ वर्क एथिक था। बट एंड्रयू के लिए ये कनेक्शन इनवैल्यूएबल होने वाला था। टॉम स्कॉट एंटायर कंपनी के प्रेसिडेंट बनने वाले थे।
एंड क्योंकि एंड्रयू टॉम के प्रोटेजे थे, एंड्रयू की वजह से कंपनी का रैंक भी काफी तेजी से बढ़ा। वो टॉम के साथ काफी सीरियसली काम कर रहे थे जिससे रेल रोड एक्सपेंशन प्रॉपरली हो। ये मेंटरशिप एंड्रयू के फ्यूचर के लिए पिवटल रोल प्ले किया और उन्हें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रनिंग के लिए सारे इन्स एंड आउट्स के बारे में समझ आया। उनका बॉन्ड काफी अच्छा हो चुका था एंड टॉम एंड्रयू को माई बॉय एंडी कहकर बुलाते थे। हाउएवर एंड्रयू का फ्यूचर तो बेहतर हो रहा था, बट उनके पिता की हालत खराब हो रही थी। अमेरिका में 7 साल बिताने के बाद 51 साल की एज में उनके पिता की मौत हो गई। वो एक ब्रोकन मैन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के विक्टिम थे। एक दिन एंड्रयू घर आया और उनकी माँ रो रही थी। उन्होंने कसम खाई कि जल्द ही अमीर बनेंगे और अपनी माँ का ख्याल रखेंगे। वाइल्स्ट एंड्रयू ने यह बात काफी यकीन के साथ कही, उन दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि कितनी सारी क्रेजी चीजें होने वाली हैं। जैसे जैसे उन्होंने बिगर कार्स एंड लॉन्गर ट्रेन्स डेवलप की, एंड्रयू टॉम के साथ क्लोजली काम करने लगे, मीनिंग कम खर्च में ज्यादा लोड्स कवर करना। उनका रेल रोड पहला था जहां ट्रेन्स 24 घंटे चलती थी। एंड्रयू सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं बल्कि पैसों के बारे में भी काफी कुछ सीख रहे थे। एक बार टॉम ने एंड्रयू से कहा कि एडम्स एक्सप्रेस नाम के स्टॉक को खरीद लो, इसकी वैल्यू काफी तेजी से बढ़ी। और ऐसा पहली बार हुआ था कि एंड्रयू बिना काम किए इजीली पैसे कमाए थे। नाउ ये ब्लैटेंट इनसाइडर ट्रेडिंग थी, बट टॉम ने एंड्रयू को इस आइडिया के बारे में बताया जहां पैसे उनके लिए काम कर रहा हो, ना कि एंड्रयू पैसे के लिए। जैसे जैसे रेल रोड कंपनी में अपने मेंटर की हेल्प से एंड्रयू की रैंक्स बढ़ने लगी, वो काफी पैसे कमाने लगे। इसका मतलब 1861 में जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो एंड्रयू ने बैटलफील्ड में खुद न जाते हुए अपने सब्स्टिट्यूट को भेजा कि उन्हें लड़ाई ना करनी पड़े। बाय 1865 जब वो 30 साल के हुए, एंड्रयू $50,000 पर ईयर से ज्यादा कमाने लगे। हाउएवर एंड्रयू हमेशा नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी के तलाश में रहते एंड सो इस पॉइंट पर एंड्रयू ने डिसाइड किया कि वो अपनी माँ के साथ पेंसिल्वेनिया रेल रोड छोड़कर न्यूयॉर्क सिटी वापस जाएंगे। वो NY के वन ऑफ द मोस्ट फैशनेबल होटल में सूट लिए। फाइनली वो अपनी माँ को लग्जरी लाइफ दिखा पाए। जब वो न्यूयॉर्क आए तब उन्होंने द कीस्टोन ब्रिज कंपनी के नाम के बिजनेस को मैनेज करना शुरू किया। दैट्स बिकॉज वो रेल रोड में काम कर रहे थे। उस वक्त एंड्रयू को वुडन ब्रिजेस की जगह आयरन ब्रिजेस की जरूरत का पता चल गया था, सो उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू किया। हाउएवर कीस्टोन ब्रिज कंपनी सिर्फ ब्रिजेस नहीं बनाती थी। एंड्रयू ने अपने मेंटर से सीखे हुए लेसन्स को अप्लाई करना शुरू किया एंड प्रोडक्शन को वर्टिकली इंटीग्रेट किया, मीनिंग उनकी अपनी आयरन मिल थी जो ब्रिजेस के लिए आयरन प्रोवाइड करती थी, रादर देन अपने कंपटीटर की तरह रिलाइंग ऑन आयरन माइंस। इससे एंड्रयू को ज्यादा कंट्रोल और कॉस्ट कटिंग में फायदा मिला, जिससे वो बेटर प्राइसेस ऑफर कर पाते और मार्केट डोमिनेट करते। एंड्रयू के पास कुछ ऐसा था जो उनके कॉम्पिटिटर्स के पास नहीं था, दैट इज रेल रोड इंडस्ट्री में कनेक्शंस। एंड्रयू के प्रीवियसली मेड कॉन्टैक्ट्स की वजह से वो कई सारे ब्रिजेस रेल कंपनीज को बेच पाए और रूट्स को एक्सपैंड किए। एक दिन एंड्रयू के पास एक इंट्रीगिंग प्रोपोजिशन आया जिसमें उन्हें उस वक्त अमेरिका का लार्जेस्ट रेल एंड रोड ब्रिज बनाने को कहा गया। 1 माइल लंबा, ये मिसिसिपी रिवर से होते हुए ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता। ये रेल रोड की दुनिया में एक गेम चेंजर होने वाला था, बट जल्द ही ये समझ आ गया कि इससे पहले ऐसा कुछ किसी ने क्यों नहीं किया। एक नॉर्मल ब्रिज मिसिसिपी के करंट्स को सहन नहीं कर पाता। उन्हें किसी स्ट्रॉन्गर बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत थी, लाइक स्टील, जो कि उस वक्त बहुत महंगा था और उसे लार्ज क्वांटिटी में बनाना बहुत मुश्किल। इसीलिए स्टील का इस्तेमाल सिर्फ स्मॉल आइटम्स लाइक कटलरी और ज्वेलरी बनाने में होता था, बट ह्यूज स्ट्रक्चर लाइक ब्रिजेस के लिए नहीं। बट एंड्रयू को पता था कि स्टील वाज द फ्यूचर। अगर वो किसी तरह स्टील को सस्ता बना पाए तो ना सिर्फ ब्रिजेस बल्कि ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग्स को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं। एंड्रयू अपने आइडिया पर अड़े रहे। वो बाहर मिसिसिपी रिवर को देख अपने क्रिएशन को इमेजिन कर सकते थे। उन्हें पता था कि बिग रिवॉर्ड्स के लिए रिस्क लेना पड़ता है, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम को इस प्रोजेक्ट में झोंक दिया और लार्ज क्वांटिटीज में स्टील को प्रोड्यूस करने के तरीके ढूंढने लगे। वो पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हुए डिफरेंट स्टील मिल्स और केमिस्ट से मिलते और उनसे जितना हो सके सीखने की कोशिश करते। खैर, ये हारी हुई बाजी लग रही थी और तब जाके उनकी मुलाकात हुई इंग्लिश इन्वेंटर हेनरी बेसमर से। बेसमर ने एक नया तरीका ढूंढा था मोल्टन पिग आयरन से स्टील बनाने का, जो एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव था। बेसमर कन्वर्टर एक पियर शेप फर्नेस था जिसमें स्टील मास प्रोड्यूस किया जा सकता था जितना कभी सोचा भी ना गया हो। इससे जिस सिंगल स्टील रेल को बनने में 2 वीक्स लगते थे, अब उसे 15 मिनट में बनाया जा सकता था। इतना कम वक्त जिससे पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। एंड्रयू को इसी की जरूरत थी। ऑफ कोर्स सब सेटअप करना एक्सपेंसिव था, बट एंड्रयू को इसमें पूरा भरोसा था और उन्होंने बेसमर की इस न्यू टेक्नोलॉजी में लगभग सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया और उनके जरूरत के हिसाब से चीजों को अडेप्ट करने लगे। वो भारी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे एक जायगेंटिक स्टील प्रोडक्शन प्लांट बिल्ड करने के लिए, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर करने के लिए डर रहा था।
पर एंड्रयू को इस पर पूरा भरोसा था और उन्होंने इस पर काम भी किया। जब फाइनेंस करने के लिए कुछ एडिशनल इन्वेस्टर्स मिले, तब एंड्रयू ने टाइम वेस्ट न करते हुए इन बेसमर कन्वर्टर्स के साथ अपना फर्स्ट स्टील मिल सेटअप किया जो लार्ज वॉल्यूम्स में स्टील प्रोड्यूस कर सके। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिसिसिपी रिवर में इतना बड़ा स्टील ब्रिज बन गया, द फर्स्ट एवर स्टील स्ट्रक्चर ऑफ दिस साइज। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बट देयर वाज वन प्रॉब्लम। किसी को रिवर के क्रॉस बना इतना बड़ा ब्रिज सेफ नहीं लग रहा था। उस दौर में ब्रिजेस कोलैप्सिंग अनकॉमन नहीं था और लोगों ने इतने बड़े ब्रिज नहीं देखे थे, सो एंड्रयू को प्रूव करना था कि ये सेफ है। अब उस दौर में एक पॉपुलर सुपरस्टिशन था कि किसी भी अनस्टेबल फाउंडेशन पर हाथ ही नहीं चलेंगे। सो एंड्रयू को आइडिया आया। ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द ब्रिज, जब लोगों की भीड़ गैदर हुई, एंड्रयू ने एक सर्कस एलिफेंट अरेंज किया जो ब्रिज पर परेड को लीड करने वाला था। जब उसने सक्सेसफुली ब्रिज क्रॉस किया, लोगों को भी इस पर भरोसा हो गया एंड द ब्रिज वाज ऑफिशियली ओपन फॉर बिजनेस। वो ब्रिज जिसे हम आज द ईट्स ब्रिज के नाम से जानते हैं, उसे कार्नेगी स्टील से बिल्ड किया गया था। एंड्रयू सिर्फ ब्रिजेस के बारे में नहीं सोच रहे थे। न्यू स्टील मिल में लार्ज वॉल्यूम्स में स्टील क्रिएट होते देख अब वो कुछ बड़ा सोचने लगे, एक्चुअली कुछ बहुत बड़ा। थैंक्स टू एंड्रयूज स्टील मिल एंड बेसमर प्रोसेस, अब स्टील से लार्ज स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना पॉसिबल था। एंड इनिशियली एंड्रयू के बिगेस्ट कस्टमर्स रेल रोड्स थे। एंड सिंस अब वो ब्रिजेस एंड रेल लाइंस दोनों को स्टील से रिप्लेस करने को तैयार थे, क्योंकि स्टील एक स्ट्रॉन्गर एंड रिलायबल मटेरियल था। ये जानते हुए कि रेल रोड्स उनके बड़े कस्टमर होने वाले थे, एंड्रयू ने काफी अनयूजुअल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया अपनी फर्स्ट स्टील मिल के नाम पे। Rather than naming after himself, he instead called it the Edgar Thomson Steel Works, named after the president of Pennsylvania Railroad. एंड्रयू को उम्मीद थी कि एंटायर रेल रोड बिजनेस के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मैन के नाम पर रखने से रेल रोड इंडस्ट्री के लोगों से अप्रिशिएशन मिलेगी और ज्यादा कस्टमर्स आएंगे। वो सही थे। ऑलमोस्ट इमीडिएटली एडगर थॉमसन ने एंड्रयू स्टील कंपनी को 2000 स्टील रेल्स का ऑर्डर दिया। However, एंड्रयू ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस में स्टील प्रोड्यूस कर पा रहे थे बिकॉज उनका स्टील प्लांट रूथलेसली अफोर्डेबल प्राइस में काम कर रहा था। बचपन से ही एंड्रयू ने हर पैसे का हिसाब रखने का वैल्यू सीखा था और सेविंग की आदत उनके साथ उनके पूरे स्टील बिजनेस में रही। उनका मोटो था, खर्च पर ध्यान दो, प्रॉफिट्स अपने आप मिलते रहेंगे। अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द की वेज टू सेव मनी वाज लेबर पर कम खर्च करो और हर वर्कर से ज्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो। 10 एंड्रयू के एम्प्लॉयज दिन में 12 घंटे, हफ्ते में पूरे 7 दिन काम करते थे। वो अपने वर्कर को पर ईयर शिफ्ट में एक हॉलिडे देते थे, दैट वाज 4th ऑफ जुलाई। बाकी सारे दिन कड़ी मेहनत की जाती थी। काउंटलेस वर्कर्स को इस जॉब में कई डिवास्टेटिंग इंजरीज भी हुई और कार्नेगी मिल्स में डेथ्स आम बात थी। सिंस वर्कर्स को कॉस्ट कटिंग के कारण प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, एम्प्लॉयज को मेंटली एंड फिजिकली उनके एब्सोल्यूट मैक्सिमम तक पुश किया जाता था एंड एंड्रयू अपने वर्कर्स को एक दूसरे से कंपेयर कर और ज्यादा काम करने को उकसाते थे। वाइल्स इससे रिकॉर्ड अमाउंट्स में स्टील प्रोड्यूस होता था, बट ये उनका न्यू स्टैंडर्ड कोटा बन चुका था जिसे वो हर वीक हिट करने की कोशिश करते थे और अगर नहीं हुआ तो यू आर फायर्ड। नीडलेस टू से एम्प्लॉय का टर्नओवर काफी ज्यादा था क्योंकि काफी सारे स्टाफ ने इस जॉब को छोड़ दिया। एंड्रयू के लिए काम कर रहा था क्योंकि उनकी यही कोशिश रहती थी कि इस प्रोडक्शन में अनस्किल्ड लेबर्स का यूज ना हो, सो दैट लेबर्स को इजीली रिप्लेस किया जा सके। एज अ रिजल्ट वर्कर्स को किसी भी तरह का प्राइड या क्राफ्टमैनशिप नहीं मिलता था और वो डीह्यूमनाइज फील करते थे। ये बात जानना जरूरी है कि 1800s में एंड्रयू कार्नेगी अकेले इंसान नहीं थे जो अपने वर्कर्स को लो वेजेस देकर काम कराते थे, बट एंड्रयू डेफिनेटली एफिशिएंसी एंड कॉस्ट कटिंग को प्रायोरिटाइज करते थे और ये एम्प्लॉयज के लिए काफी ब्रूटल होने के बाद भी इफेक्टिव था। एंड्रयू के एफिशिएंसी के रिलेंटलेस ड्राइव ने उनके मिल्स को एंटायर वर्ल्ड के सम ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेस में से एक बना दिया था। जल्द ही उनका मिल एक दिन में 225 टन स्टील प्रोड्यूस करने लगा। एंड्रयू कार्नेगी ने चीप स्टील को मास प्रोड्यूस करने का तरीका ढूंढ लिया था और नेशन के ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहे थे। वो पूरी कंट्री को जरूरत के मुताबिक स्टील दे रहे थे और खुद और अमीर बन रहे थे। एंड्रयू खर्चों को लेकर काफी स्ट्रिक्ट थे। इसका ये मतलब नहीं था कि वो शॉर्ट टर्म में एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बड़ी अमाउंट स्पेंड नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, वो लोगों की जॉब्स को रिप्लेस करने वाले मशीन्स को ढूंढने लगे, सिंस मशीन्स को नींद की जरूरत नहीं थी। ज्यादा एफिशिएंट तरीका मिलने पर एंड्रयू एंटायर प्रोसेस या प्लांट या डिपार्टमेंट को इमीडिएटली निकालने के लिए भी तैयार थे। उन्हें जाना जाता था क्विक एंड रूथलेस डिसीजन बनाने के लिए। एंड्रयू के इनोवेशन का एग्जाम्पल है सिस्टम्स का, जिससे मटेरियल हैंडलिंग इंप्रूव हुआ था। इसमें ओवरहेड क्रेन्स एंड होइस्ट से जो स्टील मेकिंग प्रोसेस को स्पीड अप कर रहे थे एंड देयरफॉर उनके मिल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी बूस्ट कर रहे थे, जैसा उन्होंने पास्ट में किया। वर्टिकल इंटीग्रेशन हमेशा से ही एंड्रयू का गोल रहा था और ये इंश्योर करता था कि सारे कंपनीज के सप्लाई चेन वो कंट्रोल करते। फॉर एग्जाम्पल, वो रॉ मटेरियल्स की सप्लाई ओन करना चाहते थे ऑल द वे थ्रू मेकिंग द स्टील एंड देन फिनिश गुड्स को कस्टमर तक ट्रांसपोर्ट करने तक।
प्रोडक्शन के सारे स्टेजेस को कंट्रोल करते हुए उन्होंने और भी ज्यादा कॉस्ट कटिंग की। इंटरेस्टिंगली 33 साल की एज में एंड्रयू ने अपने लिए लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कसम खाई कि वो अब सिर्फ 2 साल और काम करेंगे और सारी जिंदगी बेनोवलेंट पर्पस के लिए डिवोट करेंगे। ही रोट, इस तरह पैसे बनाने से मेरी लाइफ डिग्रेड हो जाएगी जिसे मैं कभी ठीक नहीं कर पाऊंगा। हाउएवर, आई एम सॉरी टू से 2 साल बाद एंड्रयू सिर्फ काम ही नहीं करेंगे बल्कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज से घिर चुके होंगे। स्टील बिजनेस में काफी सक्सेसफुल स्टार्ट के बाद एंड्रयू कार्नेगी की लाइफ में डिजास्टर ने दस्तक दी। उनके बिगेस्ट कस्टमर द रेल रोड बिजनेस में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आने लगे। इतने रैपिडली रेल रोड्स बिल्ड कर रहे थे कि काफी सारी रेल रोड लाइन एक दूसरे से कम्पीट कर रही थी और स्टॉक मार्केट क्रैश होने और इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो होने के बाद सडनली रेल रोड्स के पास इनफ बिजनेस नहीं था। कंट्री ब्रूटल डिप्रेशन फेस कर रही थी। फॉर एंड्रयू कार्नेगी रेल रोड्स को होने वाली मेजर प्रॉब्लम्स का मतलब था रेल रोड इंडस्ट्री से मिलने वाले ऑर्डर्स कम हो जाना, क्योंकि अब उनके पास एंड्रयू से स्टील खरीदने के लिए पैसे ही नहीं थे। इससे एंड्रयू डेंजर में थे क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल स्टील के लार्ज क्वांटिटीज को बेचने पर ही काम करता था। हाउएवर, एक आदमी था जिसने इस सब को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, जिसका नाम था ऑयल मैग्नेट जॉन डी रॉकफेलर। ज्यादा कार्गो के लिए रेल रोड्स के डेस्परेशन को देख रॉकफेलर ने उनके साथ ह्यूज डिस्काउंट में डील की, जिसने वो अपनी ऑयल की लार्ज क्वांटिटीज उनके रेल रोड्स को शिप करते, वो भी काफी कम कीमत में। डेस्परेट फॉर मनी, पहले तो वो तैयार हो गए, बट डिस्काउंट इतना ज्यादा था कि इट बिकेम अनसस्टेनेबल एंड उन्हें रियलाइज हुआ कि ये तो लॉस हो गया। ट्रेन कंपनीज ने रीनेगोशिएट करने का प्लान किया, पर रॉकफेलर ने मना कर दिया और अपना सारा ऑयल उनके ट्रेन से कंप्लीटली वापस ले लिया। सिंस वो रेल रोड के वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स थे, ऐसे में सिचुएशन और बदतर हो गई और कई रेल कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। सबसे मुश्किल हालत में थे एंड्रयू के ओल्ड मेंटर टॉम स्कॉट, जिन्होंने मल्टीपल रेल रोड्स में इन्वेस्ट किया था जो फिलहाल बुरी तरह स्ट्रगल कर रही थी। सो टॉम अपने पुराने चेले एंड्रयू कार्नेगी के पास गए और इस बार इंस्टेड ऑफ गिविंग हेल्प वो खुद हेल्प मांग रहे थे। वो जानते थे कि एंड्रयू अब तक अपने स्टील बिजनेस से काफी वेल्दी हो चुके हैं और उन्होंने एंड्रयू से कहा कि उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें ताकि उनका बिजनेस बंद ना हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि एंड्रयू अपने ओल्ड मेंटर को सब सिखाने के बदले रीपे करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड्रयू ने उन्हें ये कहकर मना कर दिया कि खुद उनके पैसे मैन्युफैक्चरिंग में लग चुके हैं। टॉम टूट चुके थे, उनका बिजनेस कभी रिकवर नहीं हो सकता था और जल्द ही उनकी मौत हो गई। एक वक्त पर जो इंसान एंड्रयू कार्नेगी के लिए पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर था, वो अब जा चुका था। टॉम स्कॉट की कब्र के पास 1881 में तेज बरसात में खड़े एंड्रयू को यकीन था कि उनके मेंटर की मौत के लिए सिर्फ एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है, रॉकफेलर। मे बी एंड्रयू अपनी गलती नहीं मानना चाहते थे, बट एंड्रयू को यकीन हो चुका था कि रॉकफेलर ने ही टॉम स्कॉट को उनकी मौत के लिए उकसाया था एंड एंड्रयू अब रिवेंज लेना चाहते थे। एक राइवलरी की शुरुआत हो गई। द किंग ऑफ ऑयल वर्सेस द किंग ऑफ स्टील। ये राइवलरी मोस्टली बिटर रही, बट कई बार इसने ह्यूमरस टर्न्स भी लिए, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को पैसिव अग्रेसिव क्रिसमस गिफ्ट भेजते थे। एक साल ऐसा था जब रॉकफेलर ने एंड्रयू को एक सस्ता पेपर वेस्ट गिफ्ट किया, क्योंकि एंड्रयू पॉवर्टी से निकले हुए पुअर इमिग्रेंट थे। इन रिटर्न एंड्रयू ने रॉकफेलर को एक बॉटल ऑफ फाइन विस्की भेजी, जानते हुए कि वो अल्कोहल का हाथ भी नहीं लगाते और वो एक डिवोट बैप्टिस्ट थे। इस वजह से वो किसी को गिफ्ट भी नहीं दे सकते थे। बट इस राइवल ने दोनों को और ज्यादा एम्बिशियस बना दिया था और वो एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश करते। एंड्रयू रॉकफेलर से वेल्दी बनने का और अपने मेंटर का बदला लेने का डिसाइड कर लिए थे। रेल रोड्स की टफ टाइम्स में एंड्रयू ने अपना ध्यान नए मार्केट में शिफ्ट किया, जहां से थोड़ा एडवांटेज तो मिल सकता था। वो विटनेस कर रहे थे कि काफी सारे अनएम्प्लॉयड अमेरिकन की शिकागो और न्यूयॉर्क जैसे बिग सिटीज में काम की तलाश में बाढ़ आ रही है और एक बार फिर एंड्रयू ने अपॉर्चुनिटी देखी स्टील का यूज करके स्काई स्क्रैपर्स बनाना, क्योंकि बिग सिटीज में ज्यादा बिल्डिंग्स एंड ऑफिसेज की जरूरत थी और स्टील उन्हें टॉलर मोर सिक्योर स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प कर सकता था। सो एंड्रयू को स्टील कंपनी ने टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्काई स्क्रैपर्स को बिल्ड करना शुरू किया और थैंक्स टू कार्नेगी स्टील अमेरिका का लैंडस्केप कंप्लीटली चेंज हो गया और इससे एंड्रयू का प्रॉफिट तेजी से बढ़ने लगा। बट ऑल्दो एंड्रयू $1.5 मिलियन पर ईयर का प्रॉफिट बना रहे थे, बट स्टिल उनका पर्सनल फॉर्च्यून रॉकफेलर से काफी कम था। उन्हें और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनने के लिए कोई तरीका ढूंढने की जरूरत थी। एंड द गुड न्यूज वाज उनके पास एक आदमी था जो हेल्प कर सकता था, बट द बैड न्यूज वाज इस पार्टनरशिप से डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। अपनी स्टील मिल को चलाने के लिए एंड्रयू ने एक आदमी को लाया जिसका नाम था हेनरी क्ले फ्रिक। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्हें कट थ्रोट एग्जीक्यूटिव होते हुए अपने रूथलेसनेस वाले रेपुटेशन के लिए जाना जाता था। हेनरी फ्रिक ने 30 साल की उम्र में एक मिलियनर बनने का गोल सेट किया था और उन्हें इसमें सक्सेस भी मिल रही थी।
इनफैक्ट उन्हें जो चाहिए होता था वो हासिल करके रहते थे। जहां एंड्रयू कार्नेगी इस बात का ख्याल रखते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, फ्रिक को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं थी। वो मर्सीलेस था। एंड्रयू को फ्रिक पर इस बात की वजह से भरोसा था कि यह पार्टनरशिप उन्हें स्टील इंडस्ट्री में पूरी तरह डोमिनेट करने में हेल्प करेगी। कुछ लोग फ्रिक को एंड्रयू की कंपनी में इतनी पावर मिलने पर सवाल कर रहे थे, बट फ्रिक ने मौका मिलते ही प्रूव करना शुरू किया। थ्रू फियर एंड इंटिमिडेशन, फ्रिक ने एंड्रयू की कंपनी के लिए सप्लायर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट इंप्रूव करने के लिए रीनेगोशिएट किया। फ्रिक ने खर्च कम करने और वेस्ट एलिमिनेट करने के लिए कड़े फैसले भी लिए। और तो और, फ्रिक को कंपनी का फेस बनाने से एंड्रयू को खुद पर लगने वाले ब्लेम या क्रिटिसिज्म से छुटकारा मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट्स के बाद भी उन्होंने वर्कर्स के वेजेस को और कम कर दिया, बट एंड्रयू ने ऐसा शो किया कि यह फ्रिक का डिसीजन था एंड फ्रिक ने ही ये न्यूज डिलीवर की थी। लाइकवाइज, फ्रिक की इमेज भी वैसे ही थी, यूनियंस एंड वर्कर्स के ग्रुप को तोड़ने वाली। मोस्ट ऑफ कार्नेगी स्टील मिल्स में वैसे भी कोई यूनियंस नहीं थे। सो बेसिकली फ्रिक ने एंड्रयू और अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल डिसीजंस के बीच बैरियर का काम किया। एंड्रयू के कटिंग सैलरीज या एक्सटेंडिंग वर्किंग आवर्स जैसे काम फ्रिक कर रहे थे, एंड दस एंड्रयू एंड फ्रिक की ये कंबाइंड टीम एक पावरफुल फोर्स बन चुकी थी। उनके रूथलेसनेस का एक एग्जाम्पल उनका राइवल स्टील प्लांट ड्यूकेन स्टील वर्क्स था। ड्यूकेन ने एंड्रयू को उन्हीं की इंडस्ट्री में हराना शुरू किया। ड्यूकेन ने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और कॉस्ट कटिंग के लिए सिस्टम्स का यूज करना शुरू किया एंड एंड्रयू इस कंपटीशन से परेशान थे। वो जानते थे कि इसे फेयर फाइट से जीतना मुश्किल है। सो फ्रिक और उनके कंबाइंड कॉन्टैक्ट की हेल्प से एंड्रयू ने ड्यूकेन के बारे में रूमर फैलाना शुरू किया कि उनके मिल में डिफेक्टिव स्टील प्रोड्यूस किया जाता है। एंड्रयू ने वेरियस रेल रोड्स को नोट सर्कुलेट किया कि ड्यूकेन वर्क्स के स्टील को यूज ना करें क्योंकि इसमें होमोजीनिटी की कमी थी। अब किसी को भी इस टर्म का एक्चुअल मीनिंग पता नहीं था, बट ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। इनफैक्ट ये इतना बुरा साउंड कर रहा था कि कस्टमर्स ड्यूकेन के स्टील को खरीदने से डरने लगे क्योंकि उन्हें क्वालिटी पर डाउट था। एंड्रयू के फैलाए हुए इस र्यूमर्स ने उनका काम आसान कर दिया और वो जानते थे कि ड्यूकेन की सेल्स कम हो जाएगी तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा। एट दैट पॉइंट एंड्रयू ने ड्यूकेन के क्विक डिमाइस के लिए अपने प्राइसिंग को टेम्परेरीली कम कर दिया। एंड्रयू ड्यूकेन के कस्टमर्स को चुराकर उन्हें बिजनेस से बाहर ढकेलने के लिए अपने ऑर्डर्स पर लॉस लेने को भी तैयार थे। 1 साल के अंदर ही ड्यूकेन फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए एंड फ्रिक ने उनसे डील नेगोशिएट की जिससे एंड्रयू ड्यूकेन स्टील वर्क्स को सस्ते प्राइस में खरीद सके। जब वो ड्यूकेन को खरीदे तो उन्हें पता चला उनके प्रोसेस और इनोवेशंस के बारे में और उन्हें वो यूज करने लगे अपने प्राइस कटिंग्स के लिए। वो सेम प्रोसेस जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले कहा था डोंट ट्रस्ट। ये एंड्रयू और फ्रिक के टीम अप का एक एग्जाम्पल था जिसमें वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते थे और उन्होंने सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट र्यूमर्स नहीं फैलाए। बट हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फॉर नाउ फ्रिक खुद को प्रूव कर रहे थे। इन दोनों के टीम अप के फर्स्ट ईयर में ही प्रॉफिट्स डबल हो गए। प्रोडक्शन बढ़ाकर खर्चे कम करके एंड्रयू और फ्रिक को और ज्यादा प्रॉफिट होने लगा, जिससे उस एरिया में कॉम्पिटिटर्स को खरीद कर उन्होंने और ज्यादा स्टील मिल्स ओपन किए, जिससे एंड्रयू के पर्सनल फॉर्च्यून और बढ़ने लगे। आज की मनी वैल्यू से देखा जाए तो उस वक्त वो बिलियनियर होते। हाउएवर, एंड्रयू कार्नेगी और हेनरी फ्रिक की इस रिलेशनशिप से जल्द ही कई सारी कंट्रोवर्सीज होने वाली थी जो एंड्रयू के इतने साल की मेहनत को पूरी तरह से बर्बाद करने वाली थी। पहली दस्तक तब हुई जब फ्रिक ने हिल्स ऑफ पिट्सबर्ग जमीन खरीदी और वहां प्राइवेट मेंबर्स ओनली क्लब बनाया जहां कंट्री के वेल्दीएस्ट मैन आते थे। इसमें करीब 50 इंडस्ट्रियलिस्ट्स थे, बैंकर्स एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट क्लब मेंबर ऑफ ऑल, फ्रिक का पार्टनर एंड्रयू कार्नेगी। वो इसे साउथ फोक फिशिंग एंड हंटिंग क्लब बोलते थे और क्योंकि उन्हें फिशिंग के लिए प्राइवेट लेक चाहिए थी इसलिए उन्होंने साउथ फोक डैम को खरीद लिया। 20 मिलियन टन ऑफ वाटर होल्ड करने वाला यह डैम सबसे बड़ा डैम था। जस्ट 14 माइल्स डाउन रिवर जॉन्सटाउन नाम का एक वर्किंग क्लास टाउन था जिसमें मेनली स्टील वर्कर्स और उनकी फैमिलीज रहती थी। बट सिर्फ अपने मतलब के लिए क्लब मेंबर्स डैम को सेफली बनाने से ज्यादा अपने जरूरत के हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इसके ऊपर से एक रोड बनाने की लेवलिंग की और डैम को कई फीट नीचे कर दिया। ये कंप्लीटली सेफ्टी एडवाइस के अगेंस्ट था। इनफैक्ट लोकल्स फ्रिक से डैम को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रिक्वेस्ट करने लगे, पर क्लब मेंबर्स को इससे मतलब नहीं था। वो बस अपना फिशिंग एंड हंटिंग क्लब परफेक्ट बनाना चाहते थे। ये बात बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थी कि 1889 में आए रेन स्टॉर्म से डैम टूट गया और इतना सारा लगभग 1000 टन पानी नीचे बसे शहर की तरफ बढ़ गया। 2209 लोग मारे गए जिसमें से 400 बच्चे थे। उनकी बॉडी कई सालों तक नहीं मिली क्योंकि कई लोग पानी में सैकड़ों मील दूर तक बह चुके थे। द जॉन्सटाउन फ्लड यूनाइटेड स्टेट्स की उस वक्त की सबसे वर्स्ट मैन मेड डिजास्टर थी। उन क्लब मेंबर्स ने अपने पैसों से अपने आप को फंसने से बचा लिया था। नाउ एंड्रयू कार्नेगी उस क्लब के सबसे प्रोमिनेंट मेंबर होते हुए भी उन पर डैम केस में इन्वॉल्व होने का कोई भी इल्जाम नहीं लगा। साथ ही एंड्रयू ने फ्रिक को प्रोटेक्ट करने में काफी हेल्प की, पर एंड्रयू और फ्रिक के क्लोज कनेक्शन और क्लब में उनके इन्वॉल्वमेंट से ये जाहिर था कि एंड्रयू और फ्रिक दोनों की रेपुटेशन मीडिया में बहुत ज्यादा खराब होने वाली थी और ये जल्दी हुआ भी।
लोगों का इस अल्ट्रा वेल्दी क्लब के मेंबर्स पर कोई एक्शन ना होने पर गुस्सा बढ़ने लगा, क्योंकि उन मेंबर्स की वजह से ही ये ट्रेजेडी हुई थी। एंड एंड्रयू के लिए ये आने वाले वक्त में होने वाले कंट्रोवर्सीज की बस शुरुआत थी, जिसमें वो इन्वॉल्व थे। हालात बद से बदतर होने वाले थे। एंड्रयू के वर्कर्स में तनाव बढ़ने लगा था। उन्हें अपनी कंपनी में वेज स्लेव्स जैसी फीलिंग आती थी, जहां प्रोग्रेशन के कोई चांसेस नहीं थे। वो देख सकते थे कि जहां उन्हें सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वहां एंड्रयू और अमीर हो रहे हैं। एंड्रयू के बारे में एक ऐसे आया जिसमें कहा गया कि एंड्रयू ने राइट फॉर वर्कर्स के लिए यूनियन ऑर्गेनाइज करने को कहा है, जबकि उन्हीं की कंपनी में यूनियंस को कॉन्स्टेंटली तोड़ा जाता था। पब्लिकली एंड्रयू अच्छी बातें करते थे, जिससे पब्लिकली उन्हें अच्छा पोर्ट्रे किया जा सके, बट इन प्राइवेट उनके पास फ्रिक थे जो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट काम करते थे। इसका एक और एग्जाम्पल था जब एंड्रयू ने अपने पहले स्टील मिल द एडगर थॉमसन स्टील वर्क्स के पास अपने वर्कर्स के लिए लाइब्रेरी बनाई, बट इन रियलिटी उनके वर्कर्स इतने लॉन्ग आवर्स काम करते थे कि वो लाइब्रेरी जा ही नहीं पाते थे। और तो और वो ऐसे लेबर्स हायर करते थे जो पढ़ लिख सकते ही नहीं थे। लाइब्रेरी तो सिर्फ अपनी इज्जत की कदर थी, ना कि उन वर्कर्स की। अगर वो सच में उनकी हेल्प करना चाहते तो वो अपने एम्प्लॉयज को रेजेस और सेफ्टी मेजर्स देते जिनकी उन्हें जरूरत थी। बट एंड्रयू एक्स्ट्रा वैगन सेरेमनीज कर लाइब्रेरीज ओपन करके और वर्कर्स राइट्स पर ऐसे लिखकर लोगों की नजरों में गुड गाय बनना चाहते थे, वाइल्स फ्रिक अनपॉपुलर डिसीजन और अपने डर्टी वर्क के लिए बलि का बकरा बन रहे थे। लकीली फ्रिक को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उनको अपने इमेज की फिक्र है। इनफैक्ट वो अपने रूथलेस हार्ड मैन रेपुटेशन से काफी खुश थे। बट द एडगर थॉमसन स्टील मिल के सक्सेस के बाद एंड्रयू ने एक और स्टील मिल खरीद ली, होमस्टेड। उन्होंने अपने न्यू स्टील प्लांट में काफी हेविली इन्वेस्ट किया और उससे वास्ट क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस करने के लिए सोचा। बट एट फर्स्ट, जैसे उन्होंने कहा, लेबर कॉस्ट उस तरह बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज नहीं थे। कई सारे एम्प्लॉयज अमलगमेटेड एसोसिएशन ऑफ आयरन एंड स्टील वर्कर्स के नाम के यूनियन के पार्ट थे। हाउएवर, उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही रिन्यू होने वाला था, और क्योंकि उनकी स्टील इंडस्ट्री काफी बेटर परफॉर्म कर रही थी और प्लान्स भी प्रॉफिटेबल थे, इसलिए यूनियन चाहते थे अपनी सैलरी बढ़ाना। ऑब्वियसली एंड्रयू ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले थे। एंड्रयू का कहना था कि वो होमस्टेड में भी एक अच्छा सा लाइब्रेरी बना देंगे अगर वो अच्छे पार्टनर्स बने तो। उनका मतलब था कि वो ऐसा तभी करेंगे जब वर्कर्स अपने ट्रेड यूनियंस को छोड़ दें। एंड्रयू खुद को रीब्रांड करना चाहते थे, फ्रॉम बीइंग ऑप्रेसिव बिलियनियर टू चैंपियन ऑफ वर्कर्स राइट। सो जैसे ही बात यूनियन तक पहुंची, उन्होंने फ्रिक को इसे हैंडल करने के लिए इंचार्ज बना दिया। एंड्रयू ने फ्रिक को अश्योर किया था कि जब भी उन्हें सपोर्ट की जरूरत हो, एंड्रयू वहां होंगे। मीनवाइल एंड्रयू ने खुद को फ्रिक और यूनियन नेगोशिएशन के मामले से दूर रखने का डिसाइड किया। उन्हें फ्रिक के अग्रेसिवनेस के बारे में अच्छे से पता था, और यह भी पता था कि डिस्प्यूट कितना खराब हो सकता है। मई 1892 एंड्रयू ने स्कॉटलैंड में एक लॉन्ग वेकेशन लिया और होमस्टेड की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रिक के हाथों में सौंप दी। बेसिकली एंड्रयू पब्लिकली खुद को इस सिचुएशन से दूर रखना चाहते थे और हालात बिगड़ने पर खुद को फंसने से बचा सकते थे। बट प्राइवेटली एंड्रयू का फ्रिक को क्लियर मैसेज था कि जो लगता है वो करो। एंड दस एंड्रयू कार्नेगी, वो आदमी जिसने पब्लिकली वर्कर्स राइट्स एंड यूनियंस पर पकड़ बना ली थी, उन्होंने फ्रिक को ऑर्डर दिया कि उनके प्लांट में बने यूनियन को क्रश करो। वेकेशन में जाने के पहले फ्रिक को एक और इंस्ट्रक्शन दी गई थी, होमस्टेड स्टील प्लांट के प्रोडक्शंस को और ज्यादा बढ़ाओ इससे पहले कि समर में यूनियन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाए, जिससे नेगोशिएशन फेल होने पर भी बहुत सारा काम बढ़ गया और वर्कर्स स्ट्राइक पर चले गए। फ्रिक ने अपना पूरा जोर लगाकर वर्कर्स से ज्यादा काम करवाया। वर्किंग डेज और ज्यादा बढ़ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि स्टील मिल के डेंजरस एनवायरनमेंट में थके हुए एम्प्लॉयज का इतना काम करने से इंजरीज एंड फैटेलिटीज बढ़ने लगी थी। इट्स एस्टिमेटेड 9% ऑफ ऑल स्टील वर्कर्स डाइड व्हाइल वर्किंग। बट होमस्टेड वर्कर्स को और ज्यादा पुश किया गया। उनका जीना नर्क बन गया था, और वो भी इतने कम पैसे में, जिसमें वो अपने कॉलीग्स की मौत या एक्सीडेंट्स होते हुए देख सकते थे। वो लंबे समय तक काम करते थे बिना इंसेंटिव के। इससे सारी वर्कफोर्स इसे बंद करने के लिए यूनाइट हो गई। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले अपनी सैलरी इंक्रीज करने और सेफ्टी कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए कहे। बट अनफॉर्चुनेटली वो हेनरी फ्रिक से डील कर रहे थे, जिसने इमीडिएटली उनके प्रपोजल्स पर काउंटर अटैक कर उनकी सैलरी 22% कम कर दी और कहा कि उन्हें अगर प्लांट में काम करना है तो अपना यूनियन तोड़ना होगा। जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, आप ये जानते हैं कि स्टील प्लांट के ओनर इतना ज्यादा कमा रहे हैं, फिर भी वो आपको कम पैसों में ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हो, जबकि आपने ऑलरेडी काफी कम सैलरी से शुरू किया था। बट फ्रिक एंड एंड्रयू मानते थे कि काम ना करने पर वार्निंग दी जाए तो ऐसे में वर्कर्स काम करते रहेंगे। बट वो गलत थे। वर्कर्स ने डिसाइड किया कि अब बहुत हो चुका, और उन्होंने फ्रिक की डिमांड को ठुकरा दिया। वर्कर्स ने एक्चुअली एंड्रयू से कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि वो इस मिल के मेन ओनर थे और पब्लिकली यूनियंस और वर्कर्स को सपोर्ट भी करते थे। सो उन्हें लगा कि एंड्रयू उनके साथ फ्रिक के अगेंस्ट में खड़े रहेंगे, है ना।
बट कन्वीनियंटली एंड्रयू स्कॉटलैंड में अपने वेकेशन की वजह से अनरीचेबल थे। एटलीस्ट वर्कर्स और प्रेस के लिए तो थे ही। बट स्कॉटिश हाईलैंड्स में अपने कैसल से एंड्रयू अब भी हेनरी फ्रिक के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। सो वो जानते थे कि वहां क्या हो रहा था। उन्होंने फ्रिक को मल्टीपल लेटर्स लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि मिस्टर फ्रिक, इसमें कोई शक नहीं है कि आप होमस्टेड को अच्छे से चला लेंगे। अपने माइल्ड परसिस्टेंस से हर चीज को अच्छे से चला लेंगे आप। हम सब आपकी की हुई हर चीज को अप्रूव करते हैं और आपके साथ एंड तक रहेंगे। सो प्राइवेटली एक्सट्रीमली क्लियर था कि एंड्रयू किसके साथ थे, और यूनियन के पीछे न हटने से जून 25 को फ्रिक ने अनाउंस किया कि वो अब यूनियन के साथ और नेगोशिएट नहीं करेंगे, वो सिर्फ वर्कर्स के साथ इंडिविजुअली डील करेंगे। यूनियन ने एक्चुअली ये कहा था कि वो फ्रिक के सारे डिमांड्स पर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हैं, बट उन्हें उनका यूनियन बनाए रखने दिया जाए। However, फ्रिक का कॉम्प्रोमाइज करने का कोई इरादा नहीं था, वो बस जीतना चाहते थे। सो ऑन जून 29 एंड्रयू से ऑर्डर्स मिलने पर फ्रिक ने स्टील मिल को बंद कर दिया और वर्कर्स को अंदर आने से रोक दिया। एंड्रयू और फ्रिक दोनों को यकीन था कि कुछ ही दिन में वर्कर्स वापस आ जाएंगे और अपने यूनियन को डिसबैंड करने के लिए तैयार हो जाएंगे और वापस कम पैसों में काम करेंगे ही। अगर वर्कर्स पीछे नहीं हटते तो फ्रिक का कहना था कि वो होमस्टेड के वर्कर्स को नॉन यूनियन इमिग्रेंट वर्कर्स से रिप्लेस कर देंगे जो उनकी जगह काम करें। एंड्रयू एंड फ्रिक को पता था कि वर्कर्स अपने यूनियन से ज्यादा अपना काम पसंद करते हैं क्योंकि पैसे चाहिए। ये सच है कि मिल को कपल ऑफ डेज के लिए बंद रखना आइडियल नहीं था, बट रिमेंबर एंड्रयू और फ्रिक ने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली थी। कुछ मंथ्स पहले ही वर्कर्स से बहुत सारा काम करवा के मटेरियल्स का स्टॉक पाइल अप कर लिया गया था। वो बस वर्कर्स के इस तरह की यूनाइट होने वाली बात से तैयार नहीं थे। वो सब एक ब्रेकिंग पॉइंट पर थे। उन्होंने इस मिल में इतना ज्यादा एफर्ट डाला था कि उन्हें पूरा यकीन था कि अब उन्हें थोड़ी सक्सेस तो मिलनी ही चाहिए। दस वो वर्कर्स स्ट्राइक करने लगे और हजारों होमस्टेड वर्कर्स ने मिल को सीज कर लिया। उन्होंने खुद साथ मिलकर होमस्टेड स्टील वर्क्स के सामने बैरिकेड कर लिया जिससे फ्रिक के लायक किसी भी रिप्लेसमेंट वर्कर को अपनी जॉब का मौका ना मिले। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन रुक गई क्योंकि प्लांट को स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने घेर रखा था। ऑफ कोर्स फ्रिक भी कुछ कम नहीं थे, वो पीछे तो नहीं हटते। एंड्रयू के वर्ड्स उनके दिमाग में अभी भी चल रहे थे। वो थे, किसी भी हालत में जीतो, हम आपके साथ आखिरी दम तक हैं। एंड देयरफॉर फ्रिक ने एक प्राइवेट मर्सनरी आर्मी हायर की जिसे पिंकरटन्स कहा जाता था, जिसके हेल्प से वो अपने न्यू इमिग्रेंट वर्कर्स को फैक्ट्री के अंदर भेज पाए। पिंकरटन्स बेसिकली गुंडे थे, एक ताकत जिससे वो स्ट्राइकिंग वर्कर्स को होमस्टेड स्टील मिल के सामने बैरिकेडिंग करने से रोक सकते। 6 जुलाई 1892 को 300 पिंकरटन मैन लेक के दूसरी तरफ बोट पर गन्स के साथ आए। ऑफ कोर्स फ्रिक की एक प्राइवेट आर्मी लाने का डिसीजन इसे लिटरली वॉर बना दिया था, बट फ्रिक को यकीन था कि इस तरह की फोर्स को देखने पर स्ट्राइकिंग वर्कर्स हार मान लेंगे। However, जैसे ही पिंकरटन आर्मी बोट से आई, रिवर के पास खड़े वर्कर्स ने अपनी बाकी हजारों स्ट्राइकर्स को अलर्ट किया। उन्हें टाउन में मिलने वाले किसी भी तरह के वेपन्स की जरूरत थी। वर्कर्स ने जल्द ही टाउन पहुंचकर जो मिला उसे लेकर, जैसे स्टोन, नाइफ्स, क्लब्स, एनीथिंग। जैसे ही पिंकरटन्स किनारे पर पहुंचे, एक स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने इशारा किया कि वो वहां से ना आगे बढ़ें। उन्होंने वार्न किया कि स्ट्राइकर्स के पास अलग तरह के वेपन्स हैं जिससे हालात काफी बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिंकरटन को सिंपली वापस जाने को कहा, बट पिंकरटन्स को फ्रिक ने ऑर्डर्स दिए थे और इंस्ट्रक्शंस क्लियर थे, होमस्टेड का कंट्रोल वापस लो। अब हिस्टोरियंस में इस बात को लेकर बहस होती है कि पहला अटैक किस तरफ से हुआ, बट हम इतना जरूर जानते हैं कि जल्द ही होमस्टेड स्टील मिल के आसपास का एरिया स्टोन्स, बुलेट्स और चीखों की आवाज से भर चुका था। बैटल हो चुका था। स्ट्राइकिंग वर्कर्स ने एक जलती हुई मालगाड़ी पिंकरटन के बाज की तरफ भेज दी। पिंकरटन्स की बोट डुबाने के लिए रिवर में डायनामाइट भी फेंके गए और ऑयल्स को रिवर में डाला जिससे रिवर में आग लग सके। इन रिस्पॉन्स पिंकरटन्स ने गोलियां चलाना शुरू कर दी और वॉयलेंट केओस शुरू हो गया। अगले 12 घंटों तक ये बैटल चलती रही। फाइट के समय इट्स एस्टिमेटेड 9 होमस्टेड वर्कर मारे गए, 7 पिंकरटन आर्मी मैन भी मारे गए और बोथ साइड्स के काउंटलेस लोग इंजर्ड हुए। बहुत सारा खून बहाया गया। दोनों ही साइड्स में काफी लोग मारे गए या बुरी तरह से इंजर्ड थे। पर जब ये लड़ाई खत्म हुई, ये पिंकरटन आर्मी थी जिसने सरेंडर किया। सच तो यह है कि जब फ्रिक ने उन्हें हायर किया उस वक्त उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि कितने वर्कर्स इस तरह से लड़ेंगे। स्ट्राइकिंग वर्कर्स डट कर सामना किए। वर्कर्स को लगा कि अब वो जीत गए, अब फ्रिक को उनसे नेगोशिएट करना होगा, बट वो गलत थे। होमस्टेड के वॉयलेंस के बारे में सुनने के बाद पेंसिल्वेनिया गवर्नर ने ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए स्टेट मिलिशिया भेजा। 8000 ट्रूप सिचुएशन में इंटरवीन करके रिजॉल्व करने आए। हाउएवर उनका रिजोल्यूशन था कि वो मिल को कार्नेगी स्टील के लिए रिक्लेम करें। इस बार वर्कर्स भारी संख्या में थे जिन्हें वहां से निकालने के लिए फोर्स किया गया।
अब फ्रिक स्टील वर्क्स को रीओपन कर सकते थे और अपने चीप और रिप्लेसमेंट वर्कर्स को काम पर रख सकते थे एंड thus काफी ओरिजिनल होमस्टेड वर्कर्स की जॉब चली गई। इनफैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कुछ लोगों की सिर्फ जॉब ही नहीं बल्कि घर और बाकी सब कुछ भी चला गया। कई लोगों की तो जान भी चली गई। कुछ होमस्टेड वर्कर्स अभी भी उनके साथ काम कर रहे थे बट कम सैलरी, लॉन्गर आवर्स और लैक ऑफ सेफ्टी में। उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी अग्री किया जिसमें कहा गया कि वर्कर्स को अपने यूनियन का हक छोड़ना होगा। होमस्टेड स्ट्राइक का रिजल्ट निकला कि अगले 45 साल तक कोई भी स्टील वर्कर यूनियन नहीं बन सकेगा। ये अमेरिकन लेबर हिस्ट्री में वन ऑफ द पिवटल मोमेंट्स में था और एंड्रयू कार्नेगी एंड हेनरी फ्रिक की सबसे बड़ी जीत। हाउएवर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एंड्रयू को जो चाहिए था वो मिल गया। उनकी इतनी केयरफुली बनाई हुई इमेज खतरे में थी। होमस्टेड में हुई वायलेंस से लोगों में काफी तनाव था। एंड्रयू ने स्कॉटलैंड में अपने स्टे को एक्सटेंड कर दिया इस उम्मीद में कि ये बैकलैश और कंट्रोवर्सी जल्दी खत्म हो जाएगी, पर इन रियलिटी उनके रेपुटेशन पर काफी गहरे दाग लगने वाले थे। उन्हें आज स्नीक ऑफ हिज एज के नाम से जाना जाने लगा। उस वक्त के एक कोट में लिखा गया कि फ्रिक के बारे में कुछ भी कहो वो एक ब्रेव मैन थे। कार्नेगी के बारे में यही कह सकते हैं कि वो एक कहावत थे। आफ्टर ऑल ऐसा लग रहा था कि एंड्रयू छिप रहे थे और दूसरों से अपना काम करा रहे थे। बट इस पर सवाल होता है कि एंड्रयू होमस्टेड ट्रेजेडी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। अकॉर्डिंग टू हिज ऑटोबायोग्राफी वो कहते थे कि वो कोई भी ब्लेम डिजर्व नहीं करते। वो अपनी बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो लिखे, इस सब के पहले या बाद में किसी भी चीज ने मुझे इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया था और ऐसा लग रहा था कि वो वर्कर्स की तरह ही एक विक्टिम थे। उन्होंने कहा, मैं अगर वहां होता तो ये ट्रेजेडी कभी नहीं होती। वो इस बात की रट लगाते थे कि वो उस वक्त अनअवेलेबल थे एंड उन्हें इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि होमस्टेड में क्या हुआ। एंड्रयू के डिफेंस में ये बात सही भी लगती थी क्योंकि वो उस वक्त स्कॉटलैंड में थे। अगर वो होमस्टेड में होते तो ऐसा डेफिनेटली पॉसिबल था कि हालात अलग होते। वो फ्रिक ही थे जिसने पिंकरटन्स को हायर किया और मुझे नहीं लगता कि एंड्रयू या फ्रिक किसी ने भी ऐसे फाइटिंग के बारे में सोचा होगा। उन्हें लगा था कि पिंकरटन्स आर्म्ड फोर्स के आने पर वर्कर्स पीछे हट जाएंगे। इतना कुछ हो सकता है एंड्रयू ने तो ऐसा सोचा भी नहीं होगा और सर्टेनली मैं ये नहीं सोच सकता कि एंड्रयू ने कभी ब्लड शेड चाहा या सोचा हो। बट अनफॉर्चुनेटली ही मिसकैलकुलेटेड एंड एंड्रयू एज द मेन ओनर ऑफ द प्लांट उन्हें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही थी क्योंकि मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स क्लियरली शो कर रहे थे कि एंड्रयू फ्रिक के प्लान के बारे में अवेयर थे जिसमें वो यूनियन को तोड़ने वाले और एंड्रयू ने फ्रिक को रिपीटेडली अप्रूव किया था कि जो करना है करो। फॉर एग्जाम्पल इस सब के बीच एंड्रयू के लेटर्स में एक में स्पेसिफिकली कहा गया था कि इन राइटर्स में से एक को भी काम में मत रखना, अब की बार हम फेल नहीं हो सकते। एंड्रयू ही फ्रिक को इन सब का इंचार्ज बनाए थे और वो जानते थे कि फ्रिक ने पहले भी पिंकरटन्स का यूज किया है। वो फ्रिक के ब्रूटल मेथड्स और उनके इंटेंशंस के बारे में अच्छे से जानते थे। एंड्रयू को यह भी पता था कि सिचुएशन कितनी खराब थी और कितनी इजीली और बिगड़ सकती है। फिर भी उन्होंने लेटर्स भेजना एनकरेज करना शुरू रखा। एंड्रयू अगर चाहते तो वो बहुत पहले ही ये सब अच्छे से सेटल कर सकते थे। सो एंड्रयू को होमस्टेड में होने वाले इवेंट्स के लिए फुली ब्लेम करना अनफेयर हो सकता है, पर उनका ये कहना कि उनके हाथों में कुछ नहीं था ये सही नहीं लगता मुझे। ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि एंड्रयू को इस पूरे इंसिडेंट में काफी बेनिफिट मिला था। उन्होंने यूनियंस को एक झटके में खत्म कर दिया और उनके खर्चों को और कम कर दिया। इससे हुआ और ज्यादा एक्सपेंशन और thus उन्होंने अपनी रेल रोड बिल्ड की जिससे वो ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। प्लस होमस्टेड में होने वाले वायलेंस और पिंकरटन मैन के मारे जाने की स्टोरीज सुनने के बाद होमस्टेड वर्कर का पब्लिक सपोर्ट भी कम हो गया। सपोर्ट तब और कम हो गया जब एक एनार्किस्ट ने हेनरी फ्रिक को मारने की कोशिश की क्योंकि वो होमस्टेड स्ट्राइक में वर्कर्स के साथ किए गए ट्रीटमेंट का बदला लेना चाहते थे। ये होमस्टेड स्ट्राइकर से कनेक्टेड भी नहीं था और उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट भी फेल हो गया था क्योंकि उसने हेनरी फ्रिक को सर में गोली मारने के बजाय शोल्डर पर गोली मार दी। जब उस गनमैन को ले जा रहे थे तब फ्रिक ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे मरूंगा, बट अगर मर भी गया तो कंपनी में सेम पॉलिसी चलेगी और वो जीत कर रहेगी। फ्रिक मरे नहीं। इनफैक्ट इन ट्रू फ्रिक स्टाइल वो उसी वीक काम पर लौट आए। बट इन सब के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि लोगों के सेंटिमेंट्स में थोड़ा सा भी चेंज आया हो। जब लोगों को यह दिख रहा था कि कार्नेगी के लो कॉस्ट स्टील होल कंट्री के लिए बेनिफिशियल है एंड thus विदाउट अ यूनियन एंड विद dwindling पब्लिक सपोर्ट वर्कर्स के पास बार्गेनिंग पावर नहीं बची और उन्हें लो वेजेस में ही काम करना पड़ा। दे ट्राइड टू रीऑर्गेनाइज बट एंड्रयू एंड फ्रिक ने अपने स्टील मिल्स में कॉर्पोरेट स्पाइस का सिस्टम बना लिया। बेसिकली इसका मतलब था कि उनके पास ऐसे लोग थे जो अपने मैनेजर्स को ऐसे पोटेंशियल एम्प्लॉयज के बारे में अपडेट करते थे जो कुछ भी ऑर्गेनाइज कर रहा हो। एज अ रिजल्ट वो किसी भी यूनियन को डेवलप होने से पहले ही खत्म कर देते। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्पाइस वर्कर्स एक दूसरे से बात करने से डरने लगे एंड एक कम्युनिटी बनने का तो थोड़ा सा भी सेंस नहीं बचा। उस वक्त ये कॉमन फ्रेज थी, अगर होमस्टेड में आप बात करना चाहते हो तो बेहतर है खुद से करो। गिवन दैट एंड्रयू के पिता जब जिंदा थे तब वो खुद बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए एक्टिवली कैंपेन करते थे। ऐसे में एंड्रयू का इस तरह यूनियनाइजिंग एफर्ट्स को क्रश करने के लिए ट्राई करना काफी अजीब था। बट ऑनेस्टली उनकी पूरी लाइफ में एंड्रयू को देखकर लगता था कि वो अपने आप से ही कंफ्यूज है।
एक तरह वो जेन्युइनली मानते थे कि वर्कर्स ज्यादा डिजर्व करते हैं, बट वो ये भी जानते थे कि अगर उन्हें बिजनेस में जीतना है तो खर्चे कम करने होंगे, कॉम्पिटिटर से एफिशिएंट बनना होगा। एंड्रयू क्लियरली इस पूरे इंसिडेंट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने फ्रेंड को लेटर लिखे कि ओ वो होमस्टेड ब्लंडर वो अब एक पुराना किस्सा हो गया है, जैसे बाकी इवेंट्स होते हैं, और हम अब स्टील को 1 पाउंड फॉर हाफ पेनी में बेचने का काम करते हैं। कुछ सालों बाद एंड्रयू होमस्टेड वापस आए एक लार्ज बिल्डिंग बनाने के लिए विद लाइब्रेरी, कॉन्सर्ट हॉल, स्विमिंग पूल एंड जिम। ओपनिंग के वक्त उन्होंने कहा कि यहाँ वापस आकर सारे रिग्रेटफुल थॉट्स, वो सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज अब हमेशा के लिए दिल की गहराइयों में दफन हो चुकी हैं। अब हमें होमस्टेड के बारे में सोचना है, जैसे कि आज हम देख सकते हैं। बिल्डिंग तो लाजवाब थी, बट ये कहना कि इसे सारे डैमेज की भरपाई के लिए बनाया गया था काफी हंसाने वाली बात है। एंड्रयू बस दूसरों से ज्यादा खुद को कन्विंस कर रहे थे। एंड्रयू रिपोर्टर्स को बार बार कह रहे थे कि अगर मैं होमस्टेड में होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर्स की काफी रिस्पेक्ट करते थे और उनकी देख रेख में थोड़ा भी ब्लड शेड नहीं होता। इम्प्लीकेशन क्लियर था, जो भी हुआ उसके लिए फ्रिक को जिम्मेदार ठहराओ। फ्रिक काफी गुस्सा हुए जब उन्हें रियलाइज हुआ कि एंड्रयू सारा ब्लेम उन पर डाल रहे हैं। उन्होंने एंड्रयू पर कमेंट किया कि वो अपने हिपोक्रिटिकल आर्टिकल्स और एब्सर्ड इंटरव्यूज की वजह से पागल हो गए थे। क्या वो इतने ब्रेव नहीं है कि वो जो भी कहना चाहते हो मेरे सामने कहें? फ्रिक ने पूछा। मैंने पास्ट में मिस्टर कार्नेगी से की गई सारी इंसल्ट्स को सहन किया, बट अब और सहन नहीं करूंगा। वहां से उन दोनों के रिलेशनशिप में दरार आनी शुरू हो गई। ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए जहां इन दोनों के बीच बिजनेस में सिचुएशंस हैंडलिंग को लेकर क्लैश हुए, और इसने अल्टीमेटली फ्रिक को चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर रिजाइन करने के लिए मजबूर कर दिया। इससे और प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि अब फ्रिक को अपने शेयर्स के बदले में पैसे मिलने में दिक्कत आ रही थी। फ्रिक को लगने लगा कि एंड्रयू उनके शेयर वैल्यू को रियल मार्केट रेट से कम पे कर रहे थे। उनकी फाइनल मीटिंग के दौरान उन्होंने एंड्रयू से कहा कि फॉर इयर्स मैं मानता था कि तुम में हिम्मत नहीं है, और अब यह भी जान गया कि तुम एक बहुत अच्छे चोर भी हो। फ्रिक ने कंपनी में अपने शेयर्स के मार्केट वैल्यू के लिए केस भी किया, एंड फ्रिक की लॉ सूट अमेरिकन कॉर्पोरेट हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल प्राइवेट लॉ सूट्स था। इस कोर्ट बैटल को नेशनल न्यूज़पेपर में काफी अटेंशन मिली। आफ्टर ऑल इट वाज अ ग्रेट स्टोरी। 2 टाइटन्स ऑफ द इंडस्ट्री जो कभी पार्टनर्स थे अब एक दूसरे के खिलाफ है। अ रिवेंज टेल जिसमें बिट्रियल एंड डिसीट भरा हुआ है। इस लॉ सूट ने कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स को भी रिवील किया, क्योंकि उस वक्त तक किसी को भी आइडिया नहीं था कि कार्नेगी स्टील कितना प्रॉफिटेबल था। टर्न्स आउट ये 1900s में $40 मिलियन बनाने के करीब था, जो आज लगभग $1.4 बिलियन के करीब है। इन वैल्यूज को हमेशा से सीक्रेट रखा गया था, क्योंकि वो जानते थे कि यूनियन लीडर्स और पॉलिटिशियन इसके खिलाफ होंगे। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड मोर प्राइवेट डिटेल्स बीइंग रिवील्ड इन कोर्ट, एक सेटलमेंट किया गया जिसमें फ्रिक को $31.6 मिलियन दिए गए, और इन रिटर्न उन्हें कंपनी में अपने सारे मैनेजमेंट रोल को छोड़ना पड़ा, और लॉ सूट वापस हुआ। उस वक्त से वो दोनों फिर कभी भी नहीं मिले। बट फ्रिक को एंड्रयू का मजाक उड़ाने में काफी मजा आता था। फॉर एग्जाम्पल, वो एंड्रयू को किसी भी बैड डिसीजन के लिए उन्हें मैसेज भेजकर उनका मजाक बनाते थे। फ्रिक ने एंड्रयू से कहा, तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट ऑलरेडी एक मजाक बन चुका है। कुछ सालों बाद फ्रिक ने एंड्रयू के बिल्डिंग्स में से एक के बगल में ही अपनी बिल्डिंग बनाई। फ्रिक ने अपने बिल्डर से कहा कि उनकी बिल्डिंग एंड्रयू की बिल्डिंग से थोड़ी सी ऊंची होगी, जिससे एंड्रयू की बिल्डिंग फ्रिक के शैडो में हो। 2 आदमी जो कभी स्टील इंडस्ट्री में डोमिनेट करते थे अब एक्सट्रीमली बिटर कंडीशन में थे, और दोनों को लगता था कि एक ने दूसरे को धोखा दिया है। डिस्पाइट द कंट्रोवर्सी, एंड्रयू की स्टील मिल काफी बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इनफैक्ट 20th सेंचुरी के आते ही एंड्रयू की कंपनी पूरे ग्रेट ब्रिटेन से ज्यादा स्टील प्रोड्यूस की। हाउएवर अब एंड्रयू अपने 70s में थे। वो अपने फैमिली के साथ और ज्यादा वक्त बिताना चाहते थे। एंड्रयू की वाइफ चाहती थी कि वो अपना बिजनेस बेच दे, जिससे वो अपनी लाइफ की लास्ट पार्ट साथ में स्पेंड कर सके। Thus, after so many years of building his steel empire, एंड्रयू अब इसे बेचने के बारे में सोचने लगे। द इश्यू वॉज कि ये इतनी वैल्यूएबल थी कि इसे खरीदने के लिए काफी लोग नहीं थे। एक आदमी था जो इसे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड था, एक एक्सट्रीमली वेल्दी फाइनेंसर जिसका नाम था जॉन पियरपॉन्ट मॉर्गन। रिमेंबर, मैंने पहले कहा था कि रेल रोड इंडस्ट्री आगे चलकर एक मेस बन गई थी। वेल, जीपी मॉर्गन ने इसे अपने एडवांटेज के तौर पर यूज किया। उन्होंने अंडरप्राइज रेल रोड्स खरीद कर उन्हें साथ में मर्ज कर दिया, जिससे ह्यूजली डोमिनेंट कंपनीज क्रिएट हो सके। 10 रेल रोड इंडस्ट्री से पैसों की बौछार। इसके बाद जेपी मॉर्गन का अटेंशन कंट्री के दूसरे मोस्ट प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज की तरफ गया, वो था स्टील। द प्रॉब्लम वाज उनके प्लान्स एंड्रयू कार्नेगी की तरह एफिशिएंट और लो कॉस्ट नहीं थे, एंड जेपी मॉर्गन जानते थे कि अगर उन्हें स्टील बिजनेस में डोमिनेट करना है तो एंड्रयू कार्नेगी से compete करने के बजाय उनकी कंपनी को खरीदना बेटर ऑप्शन था। इस डील के पीछे एक और रिकॉग्नाइजेबल नाम था चार्ल्स शॉब, जो उस वक्त कार्नेगी स्टील में प्रेसिडेंट थे। इन्होंने ही हेनरी फ्रिक को रिप्लेस किया था।
दस चार्ल्स शॉप वो मिडिल मैन थे जिन्होंने इन दो मैग्नेट्स को कनेक्ट किया था। चार्ल्स ने पहले जेपी मॉर्गन को अप्रोच किया ये जानने के लिए कि क्या वो इंटरेस्टेड थे, विच ही वाज। देन चार्ल्स ने एंड्री को इसके बारे में बताया, बट इट्स रिपोर्टेड एंड्री की वाइफ ने चार्ल्स को एक एडवाइस दी। उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड से कंपनी सेलिंग के बारे में तब पूछना जब आप गोल्फ कोर्स में हो, क्योंकि उसी वक्त सबसे रिलैक्स्ड और गुड मूड में रहते हैं। एक और बात, उन्हें जीतने देना। श्योर इनफ ये आइडिया काम कर गया एंड एंड्री अपना पूरा स्टील एम्पायर जेपी मॉर्गन को बेचने को तैयार हो गए, अगर वो एक सही कीमत दे तो। 1901 जेपी मॉर्गन ने एंड्री कार्नेगी से कहा कि उन्हें जितनी अमाउंट चाहिए वो उतने नंबर्स को लिख दे। और पीस ऑफ पेपर एंड्रू ने लिखा $480 मिलियन। विद इन्फ्लेशन ये वैल्यू बढ़कर $17 बिलियन हो गई। ऐसा कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन ने पेपर को देखे बिना किसी हेजिटेशन के अग्री कर लिया। साइनिंग के बाद जब उन्होंने हैंडशेक किया तब एंड्रू ने कहा कि मैं सोचता हूं कि क्या मैं आपसे और $100 मिलियन मांग सकता हूं, जिसके जवाब में जेपी मॉर्गन ने कहा, अगर आपने मांगे होते तो आपको मिल भी जाते। बट स्टिल ये अमेरिकन हिस्ट्री का लार्जेस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन था और एक बार ये डील कंप्लीट होते ही जेपी मॉर्गन ने कार्नेगी स्टील को दूसरे स्टील कंपनीज के साथ जोड़कर यूएस स्टील क्रिएट की, जो कि वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर $1 बिलियन कॉर्पोरेशन था। मीनवाइल उनके स्टील बिजनेस के सेल ने एंड्रू कार्नेगी को रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड बना दिया था। एक लड़का जो स्कॉटलैंड की पॉवर्टी में पैदा हुआ था विद सीमिंगली नो होप्स एंड कनेक्शंस, इतने हाईएस्ट फाइनेंशियल लेवल पर पहुंचा जितना किसी ने सोचा भी नहीं था। वो ऑब्सीन वेल्थ बना पाया, बट किस कीमत पर, और वो इतने पैसों का क्या करने वाला था, चलिए जानते हैं। एंड्रू चाहते थे कि उन्हें उनके अच्छे काम के लिए याद रखा जाए और इसके लिए उन्होंने इतना सारा पैसा बांटना शुरू किया जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अपने स्टील एम्पायर को बेचने के बाद उन्होंने खुद को बिजनेस की दुनिया से सेपरेट कर दिया था और अब उनका फुल टाइम जॉब था वर्स्ट अमाउंट ऑफ वेल्थ को बांटना। हाउएवर एंड्रू को चैरिटी पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि लोगों को डायरेक्टली पैसे देने से उनकी लाइफ इंप्रूव नहीं होगी और इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस एजुकेशन पे दिया। उन्होंने खुद सिर्फ 5 साल की एज तक ही स्कूलिंग की थी, बट उनका कहना था कि एजुकेशन ही उनके फाइनेंशियल सक्सेस का मेन ड्राइवर था। दस उन्होंने बहुत सारा पैसा पूरे वर्ल्ड के कई डिफरेंट पार्ट्स में 2500 से ज्यादा लाइब्रेरीज बनाने में लगाई। उन्होंने म्यूजियम्स, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को भी फंड किया था। फॉर एग्जाम्पल आज भी उनके नाम पर कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। टू बी फेयर ये सब सेल्फ प्रमोशन नहीं था। फॉर एग्जाम्पल उनकी बनाई हुई लाइब्रेरीज में सिर्फ 500 को उनका नाम दिया गया, बाकी सबके लिए उनके या तो परमिशन या फंडिंग दी गई। लाइकवाइज कार्नेगी हॉल न्यूयॉर्क का वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड लैंडमार्क में से है, बट इन 1891 जब एंड्रू ने इस बिल्डिंग को डोनेट किया तब इसे सिंपली द म्यूजिक हॉल कहा जाता था। इसे कार्नेगी का नाम उनके डेथ के बाद दिया गया। सो एंड्रू ने बिल्डिंग को अपने नाम पर रखने की रिक्वेस्ट नहीं की थी। इन अदर वर्ड्स एंड्रू की जनरसिटी को चेंज कर प्योरली सेल्फ प्रिजर्वेशन या ईगो का नाम देना मेरे हिसाब से अनफेयर है। उन्होंने जनरली काफी काम किया जिससे वो लोगों की हेल्प कर इम्पैक्ट बना सके। वो जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर पे भरोसा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि विरासत में मिली चीज बर्बाद हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीजों को हमेशा अयाशी में यूज की जाती है। सो ये श्योर करते हुए कि उनकी फैमिली कंफर्टेबल थी, उन्होंने फैमिली के लिए ज्यादा पैसे नहीं रखे। इंस्टेड उन्होंने ये स्टेट किया कि जो पेरेंट अपने बेटे के लिए इनॉर्मस वेल्थ छोड़ जाते हैं वो जनरली उनके टैलेंट्स और एनर्जीज को बर्बाद कर देते हैं। इंस्टेड एंड्रू ने इंश्योर किया कि वो अपने सारे पैसे बांट दें। अपने मौत के वक्त तक उन्होंने ऑलरेडी ओवर $350 मिलियन बांट दिए थे और अब जब वो पैसों को जल्दी बांट नहीं पा रहे थे तब उन्होंने कार्नेगी कॉर्पोरेशन क्रिएट किया जिससे उनके मौत के बाद भी उनके बचे हुए पैसे बांटे जा सके, ये ध्यान में रखते हुए कि वो वर्दी कॉज के लिए हो। आज भी कार्नेगी कॉर्पोरेशन उनके नाम पर फिलैंथ्रोपिक वर्क करते हैं। अपने फाइनल ईयर्स में एंड्रू ने अपने एनर्जी को दुनिया भर में शांति फैलाने के लिए लगा दिया। सीरियसली एक पॉइंट पर उन्होंने जर्मन्स को ब्राइब देकर वर्ल्ड वॉर 1 रोकने की कोशिश की और उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को साथ लेकर काम करने और वॉर रोकने की कोशिश की। सो लेटर लाइफ में किए हुए उनके सारे अच्छे काम को कंसीडर करते हुए हमें एंड्रू कार्नेगी के बारे में कैसा फील करना चाहिए? कई लोग उनके डोनेशन को काफी सिनिकली देखते हैं। अब कह सकते हैं कि एंड्रू की फिलैंथ्रोपी उनके गिल्ट कॉन्शियंस की वजह से हुई थी। जॉन्सटाउन फ्लड के लिए एक्यूज्ड क्लब में उनके इन्वॉल्वमेंट से लेकर ट्रेजेडी ऑफ होमस्टेड और उनके प्लान में पुअर वर्किंग कंडीशन की वजह से उनके वर्कर्स के साथ अब्यूसिव ट्रीटमेंट और उन एंडलेस इंजरीज और डेथ्स तक, ऐसा पॉसिबल था कि उन्होंने फिलैंथ्रोपी को गिल्ट में किया हो और वो चीजों को ठीक करना चाहते हो। दूसरों का मानना है कि फिलैंथ्रोपी ज्यादातर उनके सेल्फ प्रिजर्वेशन के तौर पर थी, जिससे उनका नाम अमर रहता और फाउंडेशंस, चैरिटीज और उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स में याद रखा जाता। एसेंशियली वो पॉजिटिव लेगेसी के लिए काफी कंसर्न थे और कई लोगों का मानना था कि रॉकफेलर के साथ उनकी राइवलरी ने भी काफी हेल्प किया। वो दोनों इतने कॉम्पिटिटिव थे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे में भी इस बात को कंपेयर किया कि कौन ज्यादा पैसे बांट सकता है। However, whilst ये सारी चीजें एक फैक्टर हो सकती हैं, ऐसा लगता है कि एंड्रू असल में लोगों की हेल्प करना चाहते थे।
वो ऑफ्टन एक लाइन रिपीट करते थे, जो आदमी अमीर रहकर मरता है वो अपमानित होकर मरता है। इनफैक्ट उनके एक आर्टिकल द गॉस्पेल ऑफ वेल्थ में डिस्क्राइब किया गया कि उनकी वेल्दी लोगों को लेकर ये सोच थी कि अमीर लोग सोसाइटी को इंप्रूव करने में पैसों का यूज करें। ये आर्टिकल बहुत इन्फ्लुएंशियल था और एंड्रयू को ऑफन कॉर्पोरेट फिलैंथ्रोपी के मिसाल के तौर पर क्रेडिट दिया जाता है, जिसने फ्यूचर बिलियनियर्स को इंस्पायर किया ताकि वो पैसों को देने के बारे में सोचे। एंड सो ये कहना सही होगा कि एंड्रयू ने ह्यूमैनिटी के लिए काफी काम किया। पहले तो स्टील की एफिशिएंसी और सप्लाई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव किया और बिल्ड करने में हेल्प किया, फिर इतने पैसे बांटे जितना किसी ने सोचा भी नहीं होगा। उनके एजुकेशन के लिए इतने डोनेशन से नो डाउट काउंटलेस लोगों की हेल्प हुई थी और वर्ल्ड में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाला। क्या ये सब उनके कर्मों के लिए काफी था? सबके ओपिनियंस अलग हो सकते हैं, बट इन हिज वे इट्स पॉसिबल कि उन्हें लगा कि फॉर्च्यून बिल्ड करने के लिए वर्कर्स के साथ किया हुआ ट्रीटमेंट नेसेसरी था, जिसे वो बाद में सही दिखा सकते थे। आखिर में ये सब फायदे का सौदा था, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद किसी और ज्यादा रूथलेस बिजनेसमैन ने किया होता और सारे पैसे अपने पास रख लिया होता। पर एक चीज तो क्लियर है, क्योंकि ऐसे कई सारी बिजनेस स्टोरीज में होता है, इट्स नेवर ब्लैक और व्हाइट। इंसान गलत या सही नहीं होते, इस सब के पीछे काफी न्यूआंस होता है। बट मेरा इतना ही कहना है कि कार्नेगी की तरह किसी और का होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइमल्टेनियसली इतना अच्छा काम करना और बुरा काम करना पॉसिबल नहीं है। मैं जेन्युइनली क्यूरियस हूँ कार्नेगी पर आपके ओवरऑल थॉट्स के बारे में जानने के लिए। बट फर्स्ट, एंड्रयू मरने से पहले एक और काम करना चाहते थे। इन हिज फाइनल ईयर्स, नोइंग कि अब वो दुनिया में नहीं रहेंगे, एंड्रयू कार्नेगी बिजनेस का एक आखिरी काम करना चाहते थे। उन्होंने एक मैसेंजर बॉय को एक मैसेज लेकर अपने ओल्ड बिजनेस पार्टनर हेनरी फ्रिक के पास भेजा। वो दोनों एक दूसरे को तब से नहीं देखे थे जब से लॉ सूट हुआ था। नोट में एंड्रयू ने कहा कि क्योंकि अब वो और फ्रिक दोनों बुढ़े हो चुके हैं, ऐसे में क्या ये सही नहीं होगा कि अब सारे गिले शिकवे भुलाकर दोबारा सब ठीक कर लें? श्योरली ये सही वक्त था जब उन दोनों को सब भूल कर एक दूसरे से मिल लेना चाहिए। फ्रिक ने लेटर पढ़ा और मैसेंजर से कहा कि तुम कार्नेगी से कह दो मैं उससे मिल सकता हूँ। उन्होंने अचानक गुस्से में उस लेटर को फेंका और कहा, कार्नेगी से कहो मैं उससे नर्क में मिलूंगा, क्योंकि हम दोनों वहीं जाने वाले हैं। सो अब आप कार्नेगी की स्टोरी जान चुके हैं, अब वक्त है सीक्वल का। लेट्स फाइंड आउट कैसे जेपी मॉर्गन ने अपना एम्पायर बिल्ड किया एंड कार्नेगी स्टील को खरीदने के बाद उन्होंने क्या किया। स्क्रीन पर दिख रहे थंबनेल पर क्लिक करिए और मैं आपसे वही मिलता हूँ। चीयर्स।